हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। जे मेंस बिल्कुल सर पे आ गया है तो तैयारी बिल्कुल धमाकेदार हो रही होगी। उसी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए मैं एचसीवी के सोल्यूशन की सीरीज लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन पोस्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन पोस्ट करूँगा। इसी सीरीज में मैंने रेस्ट एंड मोशन, फोर्स एंड एनएलएम के क्वेश्चन का सोल्यूशन पोस्ट कर रखा है। आज मैं फ्रिक्शन के चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम शुरू करते हैं फ्रिक्शन के चैप्टर के क्वेश्चंस। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया। ये यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स by a rough horizontal surface on body placed on it has constant magnitude. If the angle between the force and the vertical is decreased, the friction force between the surface and the body will. तो यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है कांटेक्ट फोर्स और इसका वर्टिकल से एंगल चेंज किया जा रहा है। तो आपको बताना है क्या हो रहा होगा। तो देखिए, कांटेक्ट फोर्स पहले होता क्या है ये जान लीजिए। कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को बोलते हैं। अब ऐसा है क्या, एक ब्लॉक अगर मान लो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाए और इसकी टेंडेंसी या फिर मान लो मूव ही कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ और एक लगेगा फ्रिक्शन इस तरफ, क्योंकि जहाँ आगे रहा था या उसकी टेंडेंसी आगे की तरफ है। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है हमें ऐसे। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ये इधर ऐसे ये आएगा और ये जो फोर्स होगा यही है हमारा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स का नाम क्या है, कांटेक्ट फोर्स हमने नाम रख रखा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा होगा क्या, थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा ये कांटेक्ट फोर्स। अब आपको अच्छे से पता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन घटेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, एंगल डिक्रीज करने का मतलब होता है मैं नॉर्मल के क्लोज जा रहा हूँ। जब कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं और रिजल्टेंट जो है जिस वेक्टर के क्लोज रहता है वो वेक्टर बड़ा होता है, तो जब मैं एंगल कम करूंगा इसका मतलब मेरा नॉर्मल डोमिनेट करेगा, नॉर्मल बड़ा हो जाएगा, तो मेरा फ्रिक्शन घट जाएगा। इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बच्चों को डाउट भी हो जाता है पहली बार में देखने पे। वाइल वॉकिंग ऑन आइस, आइस पे वॉक करने की बात हो रही है, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप इंश्योर्स। मतलब छोटे छोटे स्टेप क्यों लेना पड़ता है, मतलब पता है जैसे पेंगुइन वॉक करती है, पेंगुइन बिल्कुल सीधा होकर वॉक करती है, धीरे धीरे सीधा सीधा वॉक करती है। इन जैसे हम लोग जमीन पे दौड़ते हैं वैसे पेंगुइन नहीं दौड़ती है। क्यों नहीं दौड़ती, कभी सोचा है आपने कि पेंगुइन जो सीधा सीधा क्यों चलती है ऐसे? और कभी आप सोचो, आप ग्राउंड पे दौड़ो, बिल्कुल सीधा सीधा दौड़ो, क्या दौड़ पाओगे? ठीक है, आइए उसके बारे में बात करते हैं, बस उसी में आंसर छुपा हुआ है। अगर मान लो कोई बंदा जो है ऐसे ग्राउंड पे चल रहा है, दौड़ रहा है, तो जनरली उसका क्या होता है, ज़्यादातर टाइम एक पैर ग्राउंड पे रहता है, एक हवा में रहता है। जो चल रहा होता है वह हवा में होता है, इसका सर ही कट गया था देखो। जो चल रहा होता है उसका हवा में होता है, जो रुका होता है वो ग्राउंड पे होता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों जमीन पे होते हैं। खैर, अभी हम ये बात कर रहे हैं, इसका हवा में है जो चल रहा है और जो ग्राउंड पे वो रुका हुआ है। ये चलता नहीं है, लेकिन इसी की वजह से हम एक्सेलरेट होते हैं। क्यों? ये इसकी टेंडेंसी होती है पीछे जाने की, तो इस पर लगता फ्रिक्शन किधर की तरफ है, आगे की तरफ लगता है। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। जितना बढ़िया फ्रिक्शन होगा, जितना अच्छे से हमारा पैर यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब चिपक नहीं, चिपका ही रहेगा, तो जितना अच्छे से ये स्लिप नहीं करेगा उतना अच्छे से हम एक्सेलरेट करेंगे। तो जब हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। क्यों झुकते? इसलिए क्योंकि उसी हिसाब से उतना ही डोमिनेटिंग हमारा फ्रिक्शन मिलता है आगे की तरफ और हम बढ़िया आगे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। अगर हम सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे रहें, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे हो जाएं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस पैर के स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है। जब स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हम आगे एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो होगा क्या, या तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते चले जाएं, या तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते चले जाएं, या फिर हम खड़े रहें, हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। एक्सेलरेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को झुकाते हैं और भगाते हैं। तो आइस कैसा सरफेस होता है, आइस ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेस होता है। अब स्मूथ सरफेस पे तुम फ्रिक्शन की डिमांड कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें मिले भगाने के लिए, तो कहाँ रखा है, नहीं रखा है। जो फ्रिक्शन नहीं तो तुम गिर पड़ोगे, मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करते हो तुम कोशिश करते हो भैया जिस स्पीड में हो उसी स्पीड में मेंटेन रहो, भागते हुए चले जाओ। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हम आइस पे सीधा सीधा क्यों चलते हैं, हम आइस पे सीधा सीधा इसलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। हम भैया चाहते भी नहीं कि फ्रिक्शन ना लगे, हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ना ज़्यादा लगे, क्योंकि अवेलेबल है नहीं और हम हीरो बनने के चक्कर में रहेंगे तो गिर पड़ेंगे। तो हम जैसे कहीं चिकना सरफेस होता है, कहीं काई वगैरह होती है, तो हम सीधा सीधा कोशिश करते हैं आराम से सीधे सीधे निकल जाएं, क्यों एक्सेलरेट ना करें। जैसे हम हीरो बनने की कोशिश करेंगे स्लिप कर जाएंगे, तो हम यहाँ पे स्मूथ सरफेस होने के चक्कर में धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स देने वाला कोई नहीं है और हम फ्रिक्शन की डिमांड करेंगे तो मिलेगा नहीं, हम गिर पड़ेंगे। तो क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप से क्या फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत है नहीं और हम आराम से कम फ्रिक्शन में मूव करके चले जाएंगे, ये बात होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी मूव नहीं कर रही, वो कोशिश करा रहा है मूव कराने की हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इज एफ। देखो यहाँ पे कभी आपसे पूछा जाए फोर्स बाय सरफेस, तो फोर्स बाय सरफेस में हम जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलने लग जाते हैं, जबकि गलत बात है। ये सरफेस ही नॉर्मल दे रहा होगा, ये सरफेस ही फ्रिक्शन दे रहा होगा। अगर मान लो हम इसको एफ फोर्स लगा के चलाने की कोशिश करते हैं तो इस सरफेस से ही हमें फ्रिक्शन भी मिला होगा। तो इसी सरफेस ने फ्रिक्शन भी दिया है, इसी सरफेस ने नॉर्मल में भी दिया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इस सरफेस पे मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जस्ट मूव कराने वाला हो या हो सकता है अभी मूव ना किया हो। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ मैक्स से कम या जस्ट बराबर होगी। तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा। और नॉर्मल तुम्हारा किसके बराबर है, इसके ऊपर लगने वाले वेट के बराबर है। तो यहाँ पे जो फोर्स, जो ये ग्राउंड जो ऑफर करेगा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया था, ये जो ग्राउंड ऑफर करेगा वो ये ऑफर करेगा एफ फोर्स। मतलब ये कांटेक्ट फोर्स जानना चाहते हैं। ये जो एफ लिखते हैं ना यहाँ पे, ये एफ फोर्स बताओ, ये कुछ नहीं, कांटेक्ट फोर्स चाहते हैं। तो जो एफ की वैल्यू आएगी, जो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हो, क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्क्वायर और फ्रिक्शन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे म्यू एम जी तो होगा नहीं, ये तो पक्का ही हो गया। अब एम जी की तो खैर बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, जो एफ की वैल्यू आएगी, वो इन दोनों के बीच में रहेगी, किसके, वेट और इसके बीच में। जो मैक्सिमम हमने निकाला ना, एम जी रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। हो सकता है बिल्कुल हमने ऑलमोस्ट जीरो फोर्स लगाया हो, ठीक है, नहीं लगाया हो, तो हो जाएगा एम जी के बराबर, नॉर्मल के बराबर, और जस्ट चलने वाला हो जाएगा तो इनके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्कूटर है, दिख रहा है आपको स्कूटर बहुत ही गंदा बनाया है मैंने, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है। एक स्कूटर है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, देन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है फॉर नेक्स्ट टाइम डेल्टा t2, एंड फिर फाइनली वो कांस्टेंट रिटार्डेशन में चलता है फॉर डेल्टा t3, और फिर उसका रेस्ट पे आ जाता है। 500 न्यूटन का फोर्स का, मतलब 500 न्यूटन के वेट का एक आदमी बैठा हुआ है स्कूटर पे पीछे। ये आदमी बैठा है जिसकी बात हो रही है, ये मोटू बैठा है यहाँ पे, ऐसा है ना, इसकी बात हो रही थी। और ड्राइवर जो है, और ये पीछे जो है अपना बढ़िया मस्त जो है बैठा रहता है, और उसके बाद उसको लेके जा रहा है, ठीक है। ये किसी चीज़ को छू नहीं रहा, खाली स्कूटर बैठा है ऐसे, ये नहीं कि मतलब ड्राइवर को पकड़ रहा है, ये सब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन मैन, सीट ने कितना फोर्स लगाया, मतलब ये फिर से वही चीज़ जानना चाहते हैं, क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स जानना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या जाता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। नॉर्मल यहाँ है हमारा वेट के बराबर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स वेट के बराबर होगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स वेट से पक्का ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये आदमी अगर यहाँ बैठा है और ये स्कूटर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी आदमी इसी के ऊपर बैठा ही है ना, स्लिप नहीं कर रहा, तो ये भी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो इसको कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर दे रहा होगा। कौन है जो इसको फ्रिक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे मतलब कौन है इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वही इसको एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, कब, जब ये कार, ये स्कूटर जो है आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो इसका तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन आगे की तरफ इसको मिलेगा, वही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन देगा। तो फ्रिक्शन लगेगा, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वेट से ज़्यादा हो जाएगा।
फिर डेल्टा t2 टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको किसी तरह कोई एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, तो इसको किसी तरह की कोई फोर्स की भी जरूरत नहीं है। अब इस पर किसी तरह कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस आदमी पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। देखो हमारे स्कूटर की पहिया यहाँ चली गई, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, रंगीन पहिया कर देता हूँ, और ये इस आदमी को इस बार रंगीन बनाऊंगा, रंगीन टाइप का आदमी हमारा ये, ठीक है ना। अब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, किसी प्रकार की किसी फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं है। फिर ये रिटार्ड कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। अगर इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो ये बंदा रिटार्ड कर रहा होगा, रुक रहा होगा, रुकना चाह रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसमें एक फोर्स पीछे की तरफ फ्रिक्शन ने दिया होगा, तभी तो इसको इधर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया होगा। फिर से फ्रिक्शन लग गया, क्या फ़र्क पड़ता है किस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन आया तो सही, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ा तो सही, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, वेट से ज़्यादा हो जाएगा, थ्रू आउट जर्नी वेट के बराबर नहीं लगेगा, ठीक है। लेस देन वेट का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। मोर देन वेट थ्रू आउट जर्नी नहीं होगा। देखो बीच में फ्रिक्शन नहीं लगा था जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तब किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, खाली नॉर्मल वेट के बराबर था, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब शुरू में ये वेट से ज़्यादा होगा, फिर वेट से ज़्यादा होगा डेल्टा t3 के लिए, उसके बाद वेट के बराबर हो जाएगा डेल्टा t2 टाइम के लिए। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये आदमी बैठा है तो इसको फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट और रिटार्ड करा रहा होगा, और कोई एक्सेलरेट और रिटार्ड नहीं करा सकता अगर इसने किसी चीज़ को पकड़ा नहीं है तो। बस उसी से आप कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, जो फिगर आपको दिख रहा है, द वॉल इज स्मूथ, वॉल स्मूथ है, बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सरफेस जो कॉन्टैक्ट में वो रफ है। द फ्रिक्शन ऑन बी बताना है टू ए के वजह से जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब। अब हम मान लेते हैं पहले बी इक्विलिब्रियम में है, आइए बात करते हैं बी के इक्विलिब्रियम की। जब बी इक्विलिब्रियम में होगा तो बी पे लगने वाला वेट नीचे होगा और इस पे लगेगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। अब ए की बात करोगे तो ए पे अगर इस पे फ्रिक्शन ऊपर है तो ए पे फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा और ए का वेट नीचे लगेगा। अरे तो ए इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। अगर हम उल्टा कर दें, ए के इक्विलिब्रियम की बात करें तो ए पे फ्रिक्शन दिखा देंगे तो बी पे नीचे लग जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर ये पीछे वाली वॉल स्मूथ हो गई तो। मेरे ख्याल से ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे ही आपने डायग्राम बनाया वैसे ही। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सपोज ऑल द सर्फेसेज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स आर रफ, अगर सारी सर्फेसेज रफ हो जाए तो मतलब ये वॉल है, ये आपका ए है और यहाँ पे ये आपका बी है और ये फोर्स लगा रहे हैं। अब सारी सर्फेसेज यहाँ पे क्या हो जाएं, रफ हो जाएं। तो सारी सर्फेसेज अगर रफ हो जाएंगी तब क्या होगा, आइए पहले हम बी के इक्विलिब्रियम बात करें। तो बी के इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करेंगे तो बी पे लगेगा फ्रिक्शन F1 यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर MBG लग जाएगा, इधर लग जाएगा फोर्स। खैर हमें फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम दिखा दिए तो दिखा दिए, यहाँ पे N1 लग जाएगा मान लो। अब यहाँ ए के इक्विलिब्रियम की बात करो तो ए पे लग जाएगा फ्रिक्शन किधर की तरफ, डाउनवर्ड, इस पे एक्शन रिएक्शन पेयर है, और इस पे इधर लग जाएगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, F2 ऊपर तरफ लग जाएगा, ठीक है। ये ए वाला हो गया। अब पूछ क्या रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी, बी पे पूछ रहे थे, ड्यू टू ए, तो ऑब्वियसली बी पे किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने कोई फोर्स यहाँ दिखाया नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्योंकि ये फोर्स मैनेज कर लेगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इस अगले क्वेश्चन में दे रखा है टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस, दोनों कार अनइक्वल मास के हैं, एक ही जैसे टायर हैं, मतलब टायर का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, सब कुछ एक जैसा है। कहने का मतलब है एक ही जैसा फ्रिक्शन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि एक ही जैसा रफ सरफेस मतलब बनाएंगे टायर्स तो एक ही जैसा फ्रिक्शन लगेगी। इफ़ दे आर मूविंग विद सेम इनिशियल स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है, तो मिनिमम स्लिपिंग डिस्टेंस बतानी है क्या है। स्पीड सेम दे रखा है, फ्रिक्शन भी सेम दे रखा है, चलो ये अच्छी बात है। अब आपको बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात क्या होगी। तो ये देखो स्पीड सेम दे रखा है और एक ही जैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, बनाएंगे तो एक ही जैसा फ्रिक्शन होगा तो एक ही जैसा रिटार्डेशन भी लगेगा, म्यू जी। क्यों,
क्योंकि जब जैसे कोई टायर है ऐसे ज़मीन पे चल रहा होगा, ब्रेक ब्रेक लगेगा, जो भी कुछ होगेगा, रुकेगा, रुकने चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन के वजह से आगे जा रहा था, इसको रोकना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो इस पर जो नॉर्मल मान लो ऊपर लग गया, वेट लग गया नीचे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी। हमेशा याद रखना, ग्राउंड की वजह से जो रिटार्डेशन आएगा वो म्यू जी आ जाएगा। कहीं मास का रोल है कोई नहीं है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पे है क्या चक्कर, दोनों का स्पीड सेम दे ही रखा है, टायर भी एक जैसा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। किसी तरह को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगर टायर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता तो डिफरेंट हो जाता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू स्टॉप मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए ना, एक कार इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस में स्टॉप करना चाहिए, तो मतलब ऑन हॉरिजॉन्टल, तो दूसरे को क्या चाहिए, मतलब अगला क्या करे, वन शुड व्हाट ही विल डू, अप्लाई द ब्रेक वेरी हार्ड सो दैट व्हील स्टॉप रोटेटिंग, व्हील स्टॉप कर जाए रोटेट करना, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है, पंप द ब्रेक्स प्रेस एंड रिलीज, मतलब लगातार ब्रेक लगाए रोके, लगाए रोके, लगाए रोके, मतलब रोके चलाए, ये करे, इंजन बंद कर दे तो देखो, और एंड नॉट अप्लाई ब्रेक, ये तो यार सभी कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक ही नहीं लगाओगे, इंजन बंद कर दोगे तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, है ना, ये सब जानते हैं। ये बार बार ब्रेक लगाना रोकना, ब्रेक लगाने रोकने वाला भी कंसेप्ट गलत है, क्योंकि एक बार लगाओगे रुकेगा मोमेंटली, फिर चलेगा, रुकेगा मोमेंटली, फिर चलेगा, बहुत देर तक चलता जाएगा। ये तो इन दोनों में ही लफड़ा होता है बच्चों को ज़्यादा। देखो अगर हम ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा दें और स्लिपिंग को ना होने दें, तो उस केस में जब हम स्लिपिंग को रोकते हैं तभी सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, ठीक है, मतलब हम उसको चलने ही ना, मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल रुक जाए, फ्रीज कर जाए ग्राउंड पर, और फिर जो है जल्दी से जल्दी रुक जाए, मतलब उस समय सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा, उस समय सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगा। और हम खाली रोटेट करने के मतलब रोटेट करना बंद हो जाए, उसके बाद वो घिसता चला जाए, वो अलग बात है ना। तुम चाहो वहीं बिल्कुल फ्रीज हो जाए, तो वहाँ पे एफ मैक्स मिल रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल रहा होगा। जब मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा तो एक्सेलरेशन भी, मतलब रिटार्डेशन भी मैक्सिमम मिलेगा, उस कंडीशन में वो जल्दी रुकेगा। खाली रोटेट करने से रोकोगे, उसका तो खिसकाते रहोगे उसको, तब फिर गलत बात है। तो बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, अगर इंक्लिनेशन 30 है तो क्या है, स्लिप करने वाला है। द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक, ठीक है, इट इज फाउंड दैट इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। देखो अगर किसी इंक्लाइन सरफेस पे कोई ब्लॉक रखते हैं, ठीक है, थीटा है, और यहाँ पे इसको हमने रख दिया है, स्लिपिंग की बात करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और यहाँ एम जी साइन थीटा आगे की तरफ लगेगा, वो रोकेगा। तो यहाँ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, जस्ट स्लिप करने की बात हो रही तो मैक्स फ्रिक्शन लिखते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा। सो यहाँ पे जस्ट स्लिप करने वाला है तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा के जस्ट बराबर होगा, ठीक है, कहीं कोई मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई मास वास का चक्कर तो आ नहीं रहा। तो मास ए का बड़ा होगा बी से, मास बी का बड़ा हो ए से, मास बराबर हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो यहां मास का कोई रोल नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है, वो शायद स्लाइड डिलीट हो गई, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया है। खैर आप क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक आदमी है, एम मास का, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आदमी और इसके बीच में, और ये खींच रहा है इसको, किसको, इस ब्लॉक को जिसका मास एम डैश है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश दिया है, इसको ऐसे घसीट रहा है। तो बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे केस में इसको घसीट नहीं पाएगा। अच्छा, इसको खींच रहा होगा तो कब नहीं खींच पाएगा, जब खुद ही फिसल जाएगा। ये फिसलना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, और ये फिसलना चाहिए, मतलब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो हो वो इससे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो, नहीं तो फिसल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया म्यू टाइम्स ऑफ एम जी की वैल्यू डोमिनेट कर जाए इससे, तब ये नहीं फिसलेगा, ये फिसल जाएगा। म्यू डैश एम डैश
जी को डोमिनेट कर जाए। तो जिस केस में म्यू एम की वैल्यू ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होगी म्यू डैश एम डैश से, वही केस ऐसा होगा जिसमें ये फिसलेगा नहीं, नहीं तो फिसल जाएगा, फिर ये ले नहीं जा पाएगा। तो इस वाले केस में म्यू बड़ा है, एम बड़ा है, चलेगा, डी वाला चलेगा, ठीक है, इसमें ये खींच ले जाएगा। और हमने बताना है कौन से में पॉसिबल नहीं है ना, तो डी तो खैर खींच ले जाएगा वाला है। म्यू डैश बड़ा, लेकिन यहाँ एम डोमिनेट हो सकता है, एम बहुत बड़ा हो जाए, म्यू एम का प्रोडक्ट म्यू डैश भले बड़ा है लेकिन म्यू डैश एम डैश को ओवरशूट कर जाए, तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, केस बन सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। म्यू ज़्यादा है, हाँ म्यू हो सकता है इतना ज़्यादा भयानक हो इस म्यू डैश से कि यहाँ पे म्यू एम का प्रोडक्ट म्यू डैश एम डैश से ज़्यादा हो जाए, एम डैश भले ज़्यादा है यहाँ पे एम से, लेकिन म्यू भी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यू डैश ज़्यादा है, एम डैश भी ज़्यादा है, तो म्यू डैश एम डैश दोनों ज़्यादा हो गए तो कभी इसकी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो ये वाला केस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट एफ एफ एन एंड एफ डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाई वन सरफेस ऑन अदर, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। इफ इनमें से कोई जीरो ना हो तो क्या होगा, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल एफ एन, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना, जीरो भी हो सकता है, ये भी जानते हो तुम। तो फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स भी लगा लगे हाथ लिख देते हैं। कांटेक्ट फोर्स आता है फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर और नॉर्मल का स्क्वायर का सम का रूट ओवर, ठीक है। अब इनमें से कोई जीरो नहीं है, कोई भी इनमें से जीरो नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू ऑब्वियस है नॉर्मल से ज़्यादा होगी, सही बात है। कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी नॉर्मल से, हाँ हो सकता था जब ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं होगा। इसका रिजल्टेंट ऑब्वियस है, इन दोनों के तो बीच में ही आएगा, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता नॉर्मल ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। द कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by a body A on another body B is equal to the normal force between the bodies। अब कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर है, इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, अभी आपको बताया गया था, क्या होता है, नॉर्मल स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर। अब कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है। द सरफेसेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, क्यों, फ्रिक्शन जीरो रफ सरफेस पे नहीं हो सकता क्या, ये देखो रफ सरफेस पे बैठा हुआ आदमी तपस्या कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। मस्ट बी ना कहते तो हम खुश हो जाते। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज, ये बात सही है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो बोलो तो समझ में भी आता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल, ये क्या बात हो गई, नॉर्मल फोर्स मैग्नीट्यूड जाएगा फ्रिक्शन के तो रूट 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, ये तो गलत बात है। द बॉडीज मे बी रफ बट दे डू नॉट स्लिप, हाँ स्लिप नहीं कर रही हैं, ना ही स्लिप करने की टेंडेंसी रख रही हैं, तो इसलिए बी और डी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन के बारे में सही बात बताइए क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं, क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन तो जीरो भी हो सकता है भाई, मान लो फ्रिक्शन ना ही लगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आती है वो इसके बीच में और यहां से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ऑब्वियस है कि कोई जरूरी नहीं हमेशा ज़्यादा हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, ये गलत है इसका, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बात हम मानते हैं, क्या, म्यू एस की वैल्यू जो होती है म्यू के बराबर या
इसकी हो सकती है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑब्वियस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ देखते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर एकदम से जब चलने वाला होता है तो फिर ऐसे ऐसे कांस्टेंट होकर चलता है। ये फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ होता है ना। तो यहाँ पे ये एफ मैक्स होता है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका आ जाता है एफ मैक्स, ये एफ एम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम थोड़ी ना होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा बी सी डी, ये आंसर आ जाएगा आपका क्या, बी सी डी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, इसको रखते हैं रफ फ्लोर पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बाय द फ्लोर ऑन अ ब्लॉक इज मेजर्ड बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एंड द ग्राफ को प्लॉट किया गया है। मतलब इससे पहले वाली सिचुएशन जैसे थी ना, ये ब्लॉक को रखा गया है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग। तो शुरू में तो नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। फिर जब चलने शुरू हो जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे होगा, रैप्चर होगा, फिर ऐसे चलना शुरू कर देगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स का कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। तो शुरू शुरू में तो 45 डिग्री बनाएगा, है ना, लेकिन शुरू शुरू में कुछ दूर तक ही बनाएगा, हमेशा नहीं बनाएगा। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका मतलब हमेशा के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन गलत है। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, नहीं गलत है। यहाँ पे जाके होगा, शुरू शुरू में होगा 45, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोप इतना फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एफ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पैरेलल हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई तुम्हारी हमारे। यहाँ पे देखो किंक भी है स्मॉल सा, क्यों? क्योंकि जब ये चलने लगेगा तो माउंटेन्स टूटेंगे, रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनली चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी होता है सरफेस डिफॉर्मेशन के वजह से। तो यहाँ पे सी और डी आंसर सही हो जाएगा, बाकी तुम समझ ही रहे हो नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, कंसीडर ए व्हीकल गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है कोई व्हीकल, ठीक है। निग्लेक्ट एनी फोर्स ऑफ एयर, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स बताना है आपको व्हीकल के ऊपर रोड की वजह से। तो एक जा रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो देखो तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या हो जाएगा, हमेशा ईस्ट की तरफ जाएगा। क्या अगर एक्सेलरेट करेगा, कोई व्हीकल है, कोई आदमी है, कोई भी गाड़ी है, अगर ये बॉक्स है मान लो, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसको एक्सेलरेट कौन कराएगा? फ्रिक्शन ही कराएगा, और कोई करा नहीं सकता इसको एक्सेलरेट, क्योंकि इसके पहिए वही होंगे, तो फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट करा सकता और कोई एक्सेलरेट नहीं करा सकता है। मैं दोबारा डायग्राम बना दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे ये है गाड़ी, यहाँ पे मैं पहिया बना दूँ ऐसे ऐसे, तो गाड़ी का इंजन पहिए को नचा सकता है। अब पहिया अगर ऐसे से नाच रहा होगा, ऐसे से नाच रहा हो, ये पॉइंट पीछे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट करा सकता है, और किसी में दम नहीं है, इंजन इसको एक्सेलरेट नहीं करा सकता, इंजन इसके पहिए को नचा सकता है। तो अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ईस्ट में जा रहा होगा तो ईस्ट में ही फ्रिक्शन लगेगा, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है तो किसी तरह से कोई एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ए सही है, बी सही है। मस्ट बी, अरे मस्ट बी का है भाई, अगर ये रिटार्ड कर रहा होता उसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होता, तो पहिया स्लो डाउन हो रहा होता तो फ्रिक्शन पीछे लगना होता, तो वेस्ट की तरफ होता। तो मस्ट बी वेस्ट नहीं, हाँ मे बी वेस्ट होता तो समझ में आता। क्यों? हो सकता है रिटार्ड हो रहा हो, इसलिए मे बी वेस्ट हो, तो वेस्ट की तरफ लग रहा हो, ठीक है। तो ये मे भी होता तो समझ में आता, अगर रिटार्ड होता तो वेस्ट की तरफ भी लगता है ना, इसलिए ये गलत है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चंस थे, और ये फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हम सर्कुलर मोशन भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए।